अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है मैच डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज़ मैच डिफेक्ट एंड व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी, इस कंसेप्ट पे जाने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। बेटा, आम रूटीन में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई ब्लॉक हो लकड़ी का या कोई भी आम रूटीन में कोई ब्लॉक लगा लें और सपोज कर लें कि उस ब्लॉक का मैस है 20 ग्राम, छोटा सा ब्लॉक है, और अगर उस ब्लॉक को मैं 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करूं, 4 या 5 या 4 जितने भी लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे पास 4 पीसीज आ जाएंगे, इसके 4 पीसीज ये वाले। और इन 4 पीसीज का जो मैस होगा अलग अलग, जब टोटल भी कर लें तो इनका टोटल मैस भी कितना ही होगा बेटा, 20 ग्राम। मतलब इसको आप 4 बराबर हिस्सों में काटें तो इनका जो टोटल मैस होगा, इसके ये जो 4 पार्ट्स बनेंगे, उसका मैस भी 20 ग्राम ही आएगा। तो आप इसको दोबारा फिर जोड़ दें तो ये जो हमारे पास पूरा इसका ब्लॉक बनेगा, इसका मैस कितना आएगा, ये भी 20 ग्राम ही आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, तो हर टुकड़े का अलग अलग मैस कितना आएगा, वो आएगा 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम। तो ये तो बात हमें समझ आती है और होता भी ऐसी है। लेकिन बेटा न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर मैंने सेम 4 पार्टिकल्स लिए हुए हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसको जब हम ब्रेक करते हैं, इसको इसके पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, जब इसको तोड़ते हैं तो बेटा इसके ये 4 पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं जो मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, और ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या दूर दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो देखा ये क्या है, होना तो ये चाहिए था कि अगर इनके मैसेज को जमा करें तो इनका टोटल मैस बराबर आना चाहिए किसके, इस न्यूक्लियस के मैस के। लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जो टोटल मैस ऑफ न्यूक्लियस है, इसका, इस न्यूक्लियस का जो टोटल मैस है वो कम आता है किससे, इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के टोटल मैस के। मैस ऑफ प्रोटॉन 2 प्रोटॉन है तो यहाँ पर 2 मैस ऑफ प्रोटॉन लगा देते हैं, और ये 2 न्यूट्रॉन है तो यहाँ पर 2 टाइम मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम देखते हैं कि ये मैस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इंग्रेडिएंट्स के मैस के क्या आता है बेटा, से कम आता है। तो यही क्या है हमारे पास, ये है मैस डिफेक्ट, कि अगर इन पार्टिकल्स को आप जोड़ के एक न्यूक्लियस बना दें तो न्यूक्लियस का मैस हो जाता है कम, और अगर इस न्यूक्लियस को तोड़ के इसके पार्टिकल में अलग अलग डिवाइड करवा दें तो जो इसके इंग्रेडिएंट्स का मैस आएगा वो क्या हो जाता है बेटा, ज़्यादा। तो ये जो मैस डिफरेंस है या ये जो मैस डेफिसिट है, इसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट डेल्टा एम। यही इसकी डेफिनेशन है। तो बच्चों डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैस डिफेक्ट क्या है जी, द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन टोटल मैस ऑफ इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब जो मैस ऑफ न्यूक्लियस है वो हमेशा क्या होता है बेटा, अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मैस से क्या होता है बेटा, लेस होता है। दिस डिफरेंस इन मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट और मैस डेफिसिट। मैस का खसारा है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर मैस डेफिसिट निकालना चाहूँ, मैस डेफिसिट कैसे निकालते हैं कि आप बड़े मैस में से छोटे मैस को माइनस कर दें। तो यहाँ पर डेल्टा एम मैस डिफेक्ट क्या आएगा, दिस इज आवर बिगर मैस, तो 2mp प्लस 2mn माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, ये हमने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। अच्छा, यहाँ से ना हम एक फॉर्मूला बनाते हैं कि डेल्टा एम इज इक्वल टू, देखें मैस ऑफ प्रोटॉन के साथ ये 2 आ रहा है, ये 2 क्या है, ये प्रोटॉन नंबर है, दिस 2 इज प्रोटॉन नंबर, और बेटा प्रोटॉन नंबर को हम डिनोट करते हैं जी के साथ, तो 2 विल बी रिप्लेस बाय जी, साथ में क्या आ जाएगा, मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस, यहाँ पर देखें 2 न्यूट्रॉन से, तो ये जो 2 है, दिस 2 इज डिनोटिंग क्या है बेटा, न्यूट्रॉन नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा n और साथ में आ जाएगा mn माइनस इधर क्या आएगा बेटा, मैस ऑफ न्यूक्लियस। आगे जी डेल्टा एम इज इक्वल टू GMP प्लस n न्यूट्रॉन नंबर। अगर याद करें आप बेटा, न्यूट्रॉन नंबर हम कैसे निकालते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है X, उसका एटॉमिक नंबर A, मैस नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है, तो न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, मैस नंबर में से
एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आता है n = a - g। ये हमने पीछे बात पढ़ी है पिछले लेक्चर में। जी बेटा, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में जो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किसी भी न्यूक्लियस को हम एक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें ए होता है मास नंबर और जी क्या होता है बेटा, चार्ज नंबर। तो ये जो न्यूट्रॉन नंबर है वो हम कैसे निकालते हैं, इस ए में से जी को क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने यूरेनियम की मिसाल भी ली थी कि अगर यूरेनियम का मास नंबर 238 है और एटॉमिक नंबर उसका चार्ज नंबर 92 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 238 में से 92 को माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएंगे, 146। खैर, तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर n की जगह पे मैं a - g पुट कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ में क्या आ जाएगा बेटा, mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला बन जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग मास डिफेक्ट इन एनी न्यूक्लियस। अच्छा, तो ये तो बात होगी मास डिफेक्ट की। फिर बात आती है बेटा, देखें हमने यहाँ पर मिसाल ली थी एक ब्लॉक की। अगर मैंने ये आपको ब्लॉक की मिसाल दी थी कि अगर इस ब्लॉक को हम तोड़ रहे हैं तो ये 5-5 ग्राम आ रहा है, इसको जोड़ देंगे तो दोबारा फिर 20 ग्राम आ जाएगा। लेकिन सपोज कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो 20 ग्राम है ये न्यूक्लियस का मास है। तो न्यूक्लियस के केस में हमें पता है कि ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स है इसका मास ज़्यादा होना है। तो सपोज कर लें इसका मास 20 की बजाय क्या हो रहा है बेटा, 20 ग्राम हो रहा है। सपोज कर रहे हैं बेटा, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, 24 ग्राम हो रहा है। तो अगर अगर इनको जोड़ दें तो मास हो रहा है 20 ग्राम, और अगर इसको दोबारा ब्रेक करें तो मास हो रहा है 24 ग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एक एक पार्टिकल का मास कितना होगा, तो ये होगा 6 ग्राम, ये भी होगा 6 ग्राम, ये भी होगा 6 ग्राम, ये भी होगा 6 ग्राम। होना तो 5-5 चाहिए था, लेकिन हर पार्टिकल ने 1-1 ग्राम गेन कर लिया है। इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट पर पार्टिकल। देखें ना, टोटल मास डिफेक्ट कैसे आएगा, इस 24 में से 20 को माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल मास डिफेक्ट आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, 4 ग्राम। लेकिन एक एक पार्टिकल ने कितना गेन किया, वो तो 1-1 ग्राम गेन किया ना। वो कैसे आएगा, आप टोटल मास डिफेक्ट को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिवाइड करवा दें। तो टोटल मास डिफेक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल ए मैं क्यों लिख रहा हूँ, न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को हम मास नंबर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है बेटा, ए का मतलब होता है मास नंबर, और मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो मास डिफेक्ट पर पार्टिकल निकालना है तो हम टोटल मास डिफेक्ट जो कि हमारा 4 ग्राम था, उसको जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हैं इस केस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम आ जाएगा। तो ये होता है मास डिफेक्ट पर पार्टिकल। तो बच्चों ये वैल्यू हम यहाँ पर ज़रा पुट करते हैं। तो अगर मैंने निकालना है मास डिफेक्ट पर पार्टिकल न्यूक्लियस के पार्टिकल को हम न्यूक्लियन कहते हैं। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन वो क्या आएगा बेटा, टोटल मास डिफेक्ट को नंबर ऑफ न्यूक्लियन पे डिवाइड करवा दें तो GMP प्लस A माइनस GMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय A। तो ये आ गया बेटा मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। अच्छा, इसको ना हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मास ऑफ न्यूक्लियस में से इस टोटल मास को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, क्योंकि अगर मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं पहले लिखूँ और इसको मैं बाद में लिखूँ तो हमें पता है मास ऑफ न्यूक्लियस कम है और ये टोटल वैल्यू ज़्यादा है। ये क्या है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा, उसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। वो ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन कि जब हम उसको पैक करते हैं तो टोटल मास कितना लॉस होगा या गेन होगा, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा M/A। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा कि हमने मास ऑफ न्यूक्लियस में से माइनस करना है टोटल मास ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटा A। तो ये MCQ भी आती है कि पैकिंग फ्रैक्शन और मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन में क्या फ़र्क है। तो पैकिंग फ्रैक्शन में ध्यान में रखना है कि मास ऑफ न्यूक्लियस में से हम ये माइनस करते हैं। तो ये बात होगी। तो बेटा इसको अब ज़रा हम अप्लाई करते हैं हीलियम की एग्जांपल के ऊपर। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हीलियम। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा हीलियम 24 की। हम जानते हैं कि हीलियम के अंदर बेटा 2 प्रोटॉन होते हैं
देखो ये हीलियम के न्यूक्लियस असल में लिया हो हमने, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर मैंने इसका मैस डिफेक्ट निकालना है तो वो कैसे निकाल लेंगे बेटा हम, तो ज़रा वो ऊपर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। तो मैस डिफेक्ट फॉर हीलियम के लिए फार्मूला वही आएगा, ZmP + A - ZmN माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो डेल्टा M इज इक्वल टू, देखें हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 2, और मैस ऑफ प्रोटॉन यूनिफाइड मैसेज क्या है उसका एटॉमिक नंबर, MP क्या है, मैस ऑफ प्रोटॉन। हमने यहाँ पर लेना है यूनिफाइड मैसेज। तो पिछले लेक्चर में हमने यूनिफाइड मैस निकाले थे, मैस ऑफ प्रोटॉन था 1.007276 U, मैस ऑफ न्यूट्रॉन था 1.008665 U, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था। खैर हमें इन दो से कंसर्न है करना है। तो यहाँ पर ज़रा वैल्यू पुट करें, तो मैस ऑफ प्रोटॉन क्या आएगा बेटा 1.007276 U प्लस A की वैल्यू क्या बेटा 4, मैस नंबर इसका 4 है, -2 मैस न्यूट्रॉन क्या आएगा 1.008665 U माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, हीलियम का टोटल मैस होता है बेटा उसी टेबल में गिवन वैल्यू 4.0028 U। तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, यू विल गेट 0.03034 U। दिस इज मैस डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो बच्चों इसी तरह आप हीलियम की बजाय कोई और एलिमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप एक तरतीब पकड़ें, हाइड्रोजन, फिर प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, हीलियम, ब्रिलियम, तो ओवरऑल अगर आप निकालते जाएं तमाम हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियस है उनके मैस डिफेक्ट निकालें तो आपके पास एक डेटा आ जाएगा तमाम न्यूक्लियस के मैस डिफेक्ट का। और फिर अगर आप उनका एक ग्राफ बनाएं तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में हम क्या लेंगे बेटा, ग्राफ में लेंगे हम एटॉमिक नंबर को लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन या पैकिंग फ्रैक्शन, वो जो ऊपर हमने निकाली थी माइनस वाली, उसको लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा अलोंग वाई एक्सिस जब लेंगे, माइनस में जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो चीज़ उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर आप बुक के भी देखें उन्होंने ये ली हुई है -0.009 U, ये इधर लिया हुआ है -0.008 U, और इधर क्या आ जाएगा -0.007 U। तो बेटा जब आप तमाम एलिमेंट्स के मतलब एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 तमाम के निकालेंगे तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। अब इस ग्राफ में यहाँ पर बिल्कुल नीचे आपको क्या नजर आएगा बेटा, इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो आई विल गेट एटॉमिक नंबर 26, और 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है बेटा, आयरन का। तो आयरन का जो मैस डिफेक्ट है बेटा वो सबसे ज़्यादा है, या इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या है, सबसे कम है। अब मैस डिफेक्ट सबसे ज़्यादा होने का मतलब क्या है और पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम होने का मतलब क्या है, और इससे आयरन की स्टेबिलिटी कैसे वाज़ह होती है वो अब अभी हम देखते हैं। खैर तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो हमारा मैस डिफेक्ट है, ये जो मैस है कि अगर हम इस न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं तो मैस ज़्यादा हो रहा है, और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को जोड़ रहे हैं तो मैस कम हो रहा है। तो ये मिसिंग मैस जा कहाँ रहा है, वेयर दिस मैस इज़ गॉन। ठीक है, ये मैस कहाँ पे जा रहा है। हीलियम के केस में भी ये जो मैस हम निकालते हैं ये वाला 0.03034 U के हीलियम के केस में इतना मैस या तो गेन हो रहा है जब हम इसको तोड़ते हैं, और जब या इसको दोबारा फिर जोड़ने के तो इतना है मैस लूज हो रहा है। तो ये मैस आ कहाँ से रहा है और या कहाँ रहा है, तो ये मैस बेटा कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि दिस मिसिंग मैस डेल्टा M इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये जो मिसिंग मैस है, जो मैस डिफेक्ट है, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E = mc² कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना बेटा मैस, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं, इधर देखें, यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर इस न्यूक्लियस को हम ब्रेक करते हैं बेटा तो हमारे पास क्या आता है। अगर इस न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, और अगर इस न्यूक्लियस को दोबारा फिर जोड़ेंगे
तो उल्ट डायरेक्शन में चलेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये न्यूक्लियस बन जाएगा। लेकिन बेटा बात तो ये है ना कि इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी मैं इसको दूंगा, ये एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब होगी, तो ये न्यूक्लियाइज जो होंगे, न्यूक्लियॉन्स जो होंगे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। सारी सी बात है, इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। जब मैं ये एनर्जी दूंगा इसको, तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू mc²। ये एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इनका मैस क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको दोबारा फिर जोड़ेंगे आपस में, इनको हम एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो बेटा ये जो एनर्जी हमने दी थी, ये दोबारा एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी। और अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो मैस दोबारा फिर इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ आ रही बेटा? एनर्जी देंगे तो मैस बढ़ जाएगा, सारी सी पता एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैस इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम एनर्जी इनको दोबारा फिर जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी हमें मिल रही है, तो उसका मतलब मैस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये वही एनर्जी है जो न्यूक्लियस को तोड़ भी रही है। देखिए न्यूक्लियस को ये देंगे तो न्यूक्लियस उड़ जाएगा, और जब हम इसको इन न्यूक्लियस को जोड़ते हैं तो ये एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो ये वही एनर्जी है जो न्यूक्लियस को तोड़ती भी है और न्यूक्लियस को जोड़ती भी है। बात समझ आ रही है बेटा? न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो दो तरह की डेफिनेशन इसकी बनती है। पहली डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एंड ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन। मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन, अगर ये बहुत दूर दूर चले गए हैं तो इनको करीब जब लाएंगे, तो एक दूसरे में जब फ्यूज़ होकर न्यूक्लियस बनाएंगे बेटा, तो कुछ एनर्जी जो रिलीज़ होगी, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब जब इनको करीब लेके आएंगे, जो एनर्जी रिलीज़ हो गई है, तो असल में वही एनर्जी इनको क्या कर रही है बेटा? इनकी फॉर्मेशन में यूज़ हो रही है, तो वो रिलीज़ हो जाएगी। अब जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, अगर उतनी ही एनर्जी के बराबर हम एनर्जी दोबारा फिर इनको प्रोवाइड करेंगे तो न्यूक्लियस टूटेगा। अगर उससे कम करेंगे तो न्यूक्लियस नहीं टूटेगा बेटा। तो इसका मतलब ये है, सपोज कर लें कि जब, सपोज मिसाल ले लेते हैं कि जब मैंने इनको जोड़ा, आपस में हमने जोड़ा इन प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स को, तो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो ही है 10 जूल। तो 10 जूल एनर्जी रिलीज़ होगी। अब इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी रिलीज़ हुई है 10 जूल एनर्जी देंगे तो ही न्यूक्लियस टूटेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज 10 जूल। तो 10 जूल क्या? तो ये तो बाइंडिंग एनर्जी थी, तो हम कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज नाउन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी हमने यहाँ पर लिखी हुई है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी B.E। और ये एनर्जी कैसे आती है बेटा? बाय आइंस्टाइन मैथ एंड रिलेशन इज इक्वल टू mc²। एनर्जी कन्वर्ट होती है मैथ में, जब हम उसको तोड़ते हैं तो मैथ इंक्रीज हो जाता है, और मैथ कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और एनर्जी रिलीज हो जाती है जब हम उसको जोड़ते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए। तो बेटा इसकी हम ज़रा वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। तो क्या आएगी? बाइंडिंग एनर्जी बाय दिस रिलेशन B.E इज इक्वल टू B.E मीन बाइंडिंग एनर्जी, m की जगह आ जाएगा मैस डिफेक्ट इंटू C²। तो बच्चों मैस डिफेक्ट की यहाँ पर वैल्यू पुट करें, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m की वैल्यू बेटा ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय C²। तो ये सिंपल आ गया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेटा, सिंपल C से मल्टीप्लाई कर दिया C² से। अच्छा जी, तो हम पीछे पढ़ रहे थे एग्जांपल ऑफ हीलियम, कि हीलियम का जो मैस डिफेक्ट है वो ये है। अब इसका मतलब ये है कि हीलियम को जब हम तोड़ेंगे तो इतना मैस या तो गेन हो रहा है या रिलीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब मैस गेन रिलीज़ नहीं हो रहा है, असल में एनर्जी या तो अब्जॉर्ब हो रही है इसको तोड़ते वक्त, या रिलीज़ हो रही है इसको जोड़ते वक्त। तो ये कितनी एनर्जी बनेगी वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर मैस हमारे पास है यूनिफाइड मैस। तो अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं E इज इक्वल टू mc², तो यहाँ पर मैस होना चाहिए बेटा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पर मैस होना चाहिए उसमें किलोग्राम में। लेकिन ये तो यूनिफाइड मैस है, उसका मतलब इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी आएगी हमारे पास किस में? जाउल्स में। फिर उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी आएगी। तो ये बड़ा एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन बन जाएगी। तो उसके लिए हम सिंपल जो है वो शॉर्टकट के लिए
एक छोटा सा प्रूव करते हैं कि वन यूनिफाइड मैस की एनर्जी कितनी होती है। तो वो उसके लिए हम छोटा सा यहाँ पर मैं साइड पे कर लेता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कि जो 1U है इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो 1U का मैस कितना होता है बेटा 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अच्छा, तो अब E किसके बराबर था mc² के। तो यहाँ पर ज़रा वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू m की वैल्यू बेटा 1.6606 इंटू 10⁻⁻27। c की वैल्यू क्या है बेटा 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वेयर। तो इज इक्वल टू, इसको ज़रा सोल्व करें, 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻16। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये एनर्जी आ गई है जूल्स में। अब इसको डिवाइड करें किस पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल को आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पे डिवाइड करें तो जूल पर कूलम, तो वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आंसर। तो बेटा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब 1 यूनिफाइड मैस की इक्विवेलेंस किसके बराबर है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो एक यूनिफाइड मैस 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने माइंड में रखना है। इसका मतलब हमने किसी भी अगर यूनिफाइड मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल U की जगह पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें। तो हीलियम के केस में हमारे पास हीलियम का मैस डिफेक्ट कितना था बेटा, पीछे हमने अभी निकाला है 0.03034U। अब U की जगह क्या आ जाएगा, अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो सिंपल इसका जो मैस डिफेक्ट है ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम एट हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा, पीछे हमने बात की थी कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसका टोटल मैस डिफेक्ट कितना है, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि वो पर पार्टिकल मैस डिफेक्ट कितना है। इसीलिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी 28.2 आ रही है, लेकिन हमने देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, एक एक पार्टिकल कितनी एनर्जी रिलीज या गेन कर रहा है। तो बेटा ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो इसमें हीलियम के अंदर टोटल 4 पार्टिकल होते हैं, इसका मैस नंबर 4 है, इसको 4 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4, तो वी विल गेट 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम न्यूक्लियस इज 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसी तरह जिस तरह हमने हीलियम की ये बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, हम हीलियम के अलावा पीरियोडिक टेबल के जितने भी न्यूक्लियाइज हैं उन सब की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बेटा अगर हम उनकी बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करें और फिर हम बनाएं एक ग्राफ, जिस तरह हमने पीछे मैस डिफेक्ट का बनाया था ग्राफ, तो ग्राफ में हम मैस नंबर या एटॉमिक नंबर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ इस तरह का बनेगा, हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा देखने को, लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल पीक पे एक ऐसा एलिमेंट नज़र आएगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होगी, जो कि होगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर उसको मैं नीचे लेके आऊँ बेटा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एटॉमिक मैस नंबर 56। ये किसका होता है बेटा, आयरन का। तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा है। अगर आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा, देखा ना पीछे हमने बात की थी कि आयरन का मैस डिफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है, आयरन का मैस डिफेक्ट सबसे ज़्यादा है या पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम है। तो जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम होगी, पैकिंग फैक्टर या मैस डिफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या होगी बेटा, सबसे ज़्यादा होगी। और अगर आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब आयरन को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जाहिर सी बात है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या आती है, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए।
तो अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब आयरन को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, और अगर आयरन को तोड़ने के लिए बाकी एलिमेंट की निस्बत सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, इसका मतलब जो आयरन है ये सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। आयरन इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में जो दूसरे एलिमेंट है, देखिए अगर इस लाइन से मैं पीछे देखूं तो यहाँ पर मुझे कुछ छोटे एटॉमिक नंबर या छोटे मास नंबर, यहाँ पर हीलियम नज़र आएगा, यहाँ पर कुछ ड्यूट्रियम नज़र आ जाएगा, ट्रिटियम नज़र आ जाएगा, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन नज़र आ जाएगा। तो इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बेटा, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आयरन। और इसी तरह अगर आयरन से हम आगे देखें तो इनकी भी देखें, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की निस्बत कम ही है, तो इसका मतलब ये कम स्टेबल हैं, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू आयरन। अब हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं, आम रूटीन में भी देखें इंसान भी अपनी स्टेबिलिटी की जंग लड़ रहे हैं, तो बेटा ये न्यूक्लियस भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये न्यूक्लियस भी स्टेबल होना चाहते हैं। अब मसला ये है कि अगर इनको स्टेबल होना है तो इनको अपना मैस नंबर या अपना एटॉमिक नंबर कम करना पड़ेगा। इधर आपको क्या नज़र आएगा, इधर आपको यूरेनियम नज़र आएगा, प्लूटोनियम नज़र आएगा, थोरियम नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर आप इन न्यूक्लियस को अपने आप को स्टेबल करना है तो इनको अपना मैस नंबर कम करना पड़ेगा। तो अपना मैस नंबर या अपना एटॉमिक नंबर कम करने के लिए इनको टूटना पड़ेगा, और अगर जब ये टूटेंगे तो न्यूक्लियस के टूटने को हम क्या कहते हैं बेटा, फिशन। तो ये फिशन करवा के जो दूसरे नए एलिमेंट बनेंगे वो किसके करीब लाई करेंगे, वो आयरन के करीब लाई करेंगे। तो इसका मतलब अपन स्टेबल होने के लिए ये टूट के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो इसका मतलब इन एलिमेंट की हम क्या करवा सकते हैं बेटा, फिशन करवा सकते हैं। इसी तरह अब ये जो छोटे न्यूक्लियाइज हैं ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन स्टेबल होने के लिए इनको अपना मैस नंबर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैस नंबर इंक्रीज़ करने के लिए ये छोटे छोटे न्यूक्लियाइज आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो छोटे न्यूक्लियाई का मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। तो फिर ये वाले जो है हमारे पास न्यूक्लियस ये फ्यूजन करते हैं, और ये वाले न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फिशन करते हैं। फ्यूजन से बनता है बेटा हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। और फिशन से क्या बनता है बेटा, एटॉमिक बॉम्ब। और फिशन को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी जो है वो परफॉर्म करवाते हैं, कंट्रोल्ड फिशन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये था हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब इसके रेलिवेंट कुछ हमारे पास एमसीक्यूज हैं, वो देख लेते हैं ज़रा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस एमसीक्यूज। पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी या मैस डिफेक्ट है किसका, प्रोटियम। प्रोटियम क्या है बेटा, हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप, वो क्या है जी, 0 है। अब ये क्या बात हुई, देखें हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप प्रोटियम है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। अब ये एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहे या बाहर रहे, इसके अलावा और कोई पार्टिकल ही नहीं है। तो फिर अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है तो उसने किसके साथ बाइंड होना है या किसके साथ मैस डिफेक्ट क्रिएट करना है। तो मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि इफ़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर फॉर अ न्यूक्लियस, अगर एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब वो क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये पीछे भी बात हुई है आयरन के केस में जो भी हमने बात की है। तो अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर है दूसरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, तो न्यूक्लियस 1 विल बी मोर स्टेबल। अच्छा, यहाँ पर एक एमसीक्यू भी है बेटा। सपोज करें वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर स्टेबल। एक हमारे पास न्यूक्लियस है, मतलब 3 न्यूक्लियस हैं पी, क्यू एंड आर, उनके मैस नंबर गिवन है। पी का मैस नंबर 10 है, क्यू का मैस नंबर 5 है और आर का मैस नंबर 6 है। अब पी की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यू की बाइंडिंग एनर्जी है 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आर की बाइंडिंग एनर्जी है 66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो पूछ रहा है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो आप तो देख के कह रहे होंगे कि सर ये 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये पी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा हमने पहले भी बात की थी, हमारा टोटल बाइंडिंग एनर्जी से कंसर्न नहीं है, हमने देखना है कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए इस बाइंडिंग एनर्जी को मैस नंबर पे डिवाइड करो। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मैस नंबर, तो 100 डिवाइड बाय 10 करें तो क्या आएगा, पी के केस में 10 आ जाएगा। इस तरह 60 डिवाइड बाय 5 करो तो क्या आ जाएगा 12, एंड 66 डिवाइड बाय 6 करो तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा।
तो ये 12 किसका आ रहा था, ये आ रहा था Q का। इसका मतलब Q जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 12 आ रही है। इसकी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ये सबसे कम स्टेबल है और R क्या है, इनके दरमियान में लाई करता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल Q, उसके बाद R, और उस सबसे कम स्टेबल क्या होगा, P होगा। तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। फिर एक और मतलब MCQ के वाले से बात पूछी जाती है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हैज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इट फर्दर रिलीज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब उसने मजीद एनर्जी रिलीज कर दी है। तो एनर्जी रिलीज कब होगी, जब न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे। तो जब जितनी एनर्जी रिलीज होती है तो वो उसकी क्या होती है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसकी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। देन आफ्टर रिलीजिंग दिस एनर्जी इट विल बिकम मोर स्टेबल बिकॉज न्यू बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बेटा, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पहले थी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो गई है। रिलीज हो गई मतलब निकल गया, तो वो और मजीद जुड़ गए हैं। तो न्यू बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, 10 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये एनर्जी हम एब्जॉर्ब करवाते तो न्यूक्लियस थोड़े से बिखर जाने थे, तो इसमें से फिर ये 10 हमने क्या करना था, माइनस करना था। तो अगर रिलीज हो रही है तो प्लस करेंगे, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 110 विल बी द न्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस। फिर एक और बात बेटा, इज इक्वल टू MC² फॉर्मूले में ये जो मैस है ना बेटा, दिस इज मिसिंग मैस, दिस इज मैस डिफेक्ट। अगर हम आम रूटीन में देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैसिव पार्टिकल है, कोई भी, मेरे पास सपोज करें ये पेंसिल ही है, तो इसका सपोज करें अगर 3 ग्राम मैस है, तो यहाँ पर मैं 3 ग्राम पुट करके C² से मल्टीप्लाई करके इसकी एनर्जी नहीं निकाल सकता। हमारे पास देखना पड़ेगा कि जब इसको इसके मैं कॉन्स्टिट्यूएंट या इंग्रेडिएंट्स में तोड़ूंगा तो मिसिंग मैस कितना है। यहाँ पर मिसिंग मैस आएगा और वो मिसिंग मैस ही हमें एनर्जी देगा। तो बेटा ये इज इक्वल टू MC² की लिमिटेशन है, ये हर जगह वैलिड नहीं होती। न्यूक्लियाइज के केस में, मैस डिफेक्ट के केस में जो मिसिंग मैस होगा वही सिर्फ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये फिशन चेन रिएक्शन में या फिशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज़फुल साबित होता है। तो बेटा ये था हमारे पास मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। इसको देखना है, सुनना है, और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपका बेटा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।